और आप देख रहे हैं गाँव न्यूज। आज हम जयप्रकाश विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर परमेंद्र कुमार वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव न्यूज। तो आज हम जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति से कुछ पूछेंगे सवाल और जानेंगे कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय जिसके स्थापित हुए लगभग 32 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो आज विकास के किस पायदान पर खड़ा है और अब आज के समय में कुलपति के पास इस जयप्रकाश विश्वविद्यालय के विकास के लिए क्या रोड मैप है। तो सर, हमारा पहला सवाल है कि 32 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी जयप्रकाश विश्वविद्यालय का निर्माण काम अभी भी अधूरा है। अभी और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ छात्रों के और छपरा वासियों के, सारण वासियों के? देखिए, आपका कहना सही है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय सन 1992 में मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय जिसको आप कहती हैं, उससे अलग होकर एक नया विश्वविद्यालय बना था। और यह भी सच है कि इसके स्थापना के 32 वर्ष बाद भी इस विश्वविद्यालय का जो स्वरूप निकल के आना चाहिए था वो निश्चित रूप से नहीं आया। और इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। उनमें न जाते हुए इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मैंने 25 जनवरी 2024 को यहाँ कुलपति के रूप में ज्वाइन किया था। और 3 महीने, आज 14 तारीख है, लगभग 3 महीने 21वां दिन है आज मेरा। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये विश्वविद्यालय कम से कम राज्य में एक सर्वोपरि विश्वविद्यालय बन के उभरे और देश के प्रमुख विश्वविद्यालय में शामिल हो पाए। इसके लिए हमने सबसे पहले जो महामहिम राज्यपाल सह हमारे कुलाधिपति हैं, उनकी अध्यक्षता में पहली जो सीनेट की बैठक की अपने पदभार ग्रहण करने के बाद, उसमें न सिर्फ विश्वविद्यालय का जो आगामी वित्तीय वर्ष का बजट है उसको प्रस्तुत किया, बल्कि विश्वविद्यालय की जो एकेडमिक रोड मैप है, जिस तरह के कार्यक्रम हम लेना चाहते हैं उनका भी एक विस्तृत ब्यौरा दिया और उस पूरे बजट को महामहिम राज्यपाल सचिवालय के यहाँ और शिक्षा विभाग दोनों जगह भेजा है। आगामी 28 तारीख को शिक्षा विभाग ने इस बजट के ऊपर एक समीक्षा बैठक रखी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो बजट मांगा है वो पूरा ना सही कुछ अंश में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा मिलेगा। मुझे ये बताते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 32 वर्ष बाद भी यहाँ 17 परास्नातक विभाग हैं इस विश्वविद्यालय के कैंपस में, और उन 17 में से 8 विभागों के लिए अभी तक पद स्वीकृत नहीं, जिसको सेटअप कहते हैं, वो नहीं। इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए हमको लगभग 214 पदों की जो अशैक्षणिक पद हैं उनकी आवश्यकता है। वो पद भी अभी तक हमें नहीं मिले। हमने राज्य शासन से, शिक्षा विभाग के माध्यम से और महामहिम कुलाधिपति के माध्यम से निवेदन किया है कि जो न्यूनतम पद जिनकी आवश्यकता हमें है, हमें मिल जाए। अभी हाल ही में जब मैं यहाँ आया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे 17 विभागों के लिए कक्षाएं नहीं, तो जो 3 बने हुए बिहार शैक्षणिक अधोसंरचना निगम जो राज्य शासन के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उन्होंने 3 भवन अधूरे बने हुए पड़े थे। मैंने कोशिश करके प्रथम 2 महीनों में उन तीनों भवनों को अपने हैंडओवर लिया और उन भवनों में से एक जो मल्टीपर्पज़ एग्जामिनेशन हॉल है, जिसमें लगभग 1000 बच्चों की परीक्षाएं एक साथ चल सकती हैं, उनमें 6 विभागों को ट्रांसफ़र किया, स्थापित किया और वहाँ परास्नातक कक्षाएं चलवाने का काम किया। और विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली
बार है कि 1700 विद्यार्थी एक साथ बैठ के यहाँ परास्नातक परीक्षाएं दे रहे हैं। यानी कि जिस बजट की अभी आपने चर्चा की, अगर उस बजट में जो मुद्दे उठाए गए हैं, अगर उस पर सरकार ध्यान दे तो इस विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उसका रास्ता साफ हो सकता है। न सिर्फ उसका, अभी हाल ही में माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर बिहार के विश्वविद्यालयों के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी मौर्या होटल में पटना में। उसमें भी मैंने बड़े सिलसिलेवार उन मुद्दों को उठाया है जिनकी वजह से बिहार में जो उच्च शिक्षा का स्तर है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाया है, और क्या क्या काम किए जाना है, किनकी प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता है। जैसा आप सब जानती हैं कि बिहार के विश्वविद्यालयों के साथ हमारे अंगीभूत महाविद्यालय हैं, हमारे एफिलिएटेड महाविद्यालय हैं, और इन अंगीभूत जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं इनमें शिक्षकों की स्थापना, इनमें पाठ्यक्रमों का संचालन, इनका मैनेजमेंट विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होती है। और इस विश्वविद्यालय के लिए लगभग 800 से अधिक पद स्वीकृत हैं, लेकिन हमारे पास जो स्थायी प्राध्यापक आज की तिथि में हैं वो 400 के आसपास हैं, यानी 50% शैक्षणिक पद खाली पड़े हैं। यानी विश्वविद्यालय को चलाने के लिए कर्मियों की संख्या की कमी तो है ही, शिक्षकों की भी भारी कमी है। शिक्षकों की भारी कमी है, और उसके साथ साथ उन शिक्षकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध जो हम अतिथि व्याख्याता रखते हैं, गेस्ट लेक्चरर, उन गेस्ट लेक्चरर्स को भी पिछले 11 महीनों से वेतन नहीं दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे अतिथि शिक्षकों ने छोड़ दिया है। और आगामी सत्र में हम किस तरह से कक्षाओं का वर्ग का संचालन करेंगे, यह भी एक दुविधा की बात है, क्योंकि राज्य शासन ने अपने एक पत्र के माध्यम से हमको ये कहा है कि आप अपने आंतरिक स्रोतों से उनका वेतन भुगतान करिए। हमने राज्य शासन को बताया है कि यह वित्तीय अनियमितता होगी, क्योंकि वेतन का भुगतान जब तक बजट में प्रावधान ना हो किसी मत से नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अगर हम मान लीजिए बजट में प्रावधान भी कर दें तो हमारे पास आंतरिक स्रोत इतने नहीं हैं, क्योंकि राज्य शासन के ही एक आदेश के कारण हम छात्राओं से, SC/ST वर्ग के बच्चों से फीस नहीं लेते हैं, और उसके कारण 2016 से 2024 तक एक इतनी बड़ी राशि राज्य शासन के ऊपर ड्यू है, जिसके न मिलने के कारण हम विकास का काम कर ही नहीं पा रहे हैं। आप हमारे महाविद्यालयों में जाएं, आप विश्वविद्यालय में देखें, चाहे वो खेल की गतिविधियां हों, चाहे वो केंद्रीय पुस्तकालय हो, चाहे कंप्यूटर फैसिलिटीज हों, चाहे प्रयोगशालाएं हों, चाहे हमारे अन्य सुविधाएं हों, कैंटीन होता है, बच्चों के हॉस्टल होते हैं, ये सारी सुविधाओं को जुटाने के लिए ना तो राज्य शासन से हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड मिल रहा है, ना ही हम अपने आंतरिक स्रोतों से पैसा जुटा पा रहे हैं, जिसके कारण एक और बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जिसको आते ही मैंने कोशिश की समीक्षा करने की, कि हमारे यहाँ बच्चे क्लासेस में नहीं आते, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, और न सिर्फ बच्चे क्लास में नहीं आते हैं, पढ़ाई भी नहीं होती जिस तरह की पढ़ाई होना चाहिए। तो इसका कारण मैंने जानने की कोशिश की। इस विश्वविद्यालय के लिए तो मैं कह सकता हूँ जो सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों को यहाँ तक आने के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधाएं नहीं, न तो विश्वविद्यालय के द्वारा कोई बस चलाई जाती है, ना ही नगर निगम के द्वारा इस तरह की सिटी बस की कोई सुविधा दी गई है जहाँ 3000 साढ़े 3000 बच्चों को प्रतिदिन आना हो। और आप जानते हैं कि एक बड़ी गर्व की बात है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में, विशेष रूप से जयप्रकाश विश्वविद्यालय में, चाहे स्नातक स्तर पर हो चाहे परास्नातक स्तर पर हो, हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या 80% तक है। एक बड़ी संख्या में वीमेन एम्पावरमेंट का काम ये विश्वविद्यालय कर रहे हैं, और हमारे अधिकतर छात्र छात्राएं लोअर मिडिल क्लास से, बहुत धनाढ्य वर्ग के छात्र नहीं हैं, ताकि वो अपने साधनों से विश्वविद्यालय आ सकें। ऐसी स्थिति में, रोज़मर्रा की स्थिति में अगर बच्चों को यहाँ आना है तो उनको कम से कम 100-200 रुपये रोज़ खर्च करना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ कैंटीन की सुविधा नहीं है, बच्चों को खाने पीने की सुविधा, बच्चों को चाय पीना है, यहाँ उनके पास कोई गेम्स की सुविधा नहीं है, ताकि खाली समय में यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी नहीं है। अभी हाल ही में हमने अधूरे सेंट्रल लाइब्रेरी भवन शासन से कुछ पैसा मिला है, उसका काम शुरू किया है।
यहाँ स्पोर्ट्स का भी जो फंड है उससे कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हम चालू कर रहे हैं। यहाँ जो जीविका दीदी की रसोई चलाती हैं सदर अस्पताल में, उनसे हमने बात की है कि यहाँ कैंटीन सुविधा अगर वो शुरू कर सकें तो बच्चों का एक बड़ा भला होगा। जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं हम चाहते हैं कि हम जनप्रतिनिधियों से और छपरा नगर निगम से ये निवेदन करेंगे कि इस रोड पर कम से कम जो है छपरा स्टेशन से और कचहरी स्टेशन से दिन में सुबह और शाम बसें चला दी जाएं ताकि बच्चे अपने घर न्यूनतम पैसे में जा सकें। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी परेशानी है, इस रोड पर जिस पर कि विश्वविद्यालय है दिन भर हैवी लोडेड ट्रक चलते हैं, तो ऐसे में बच्चे जो अपने साधनों से आते हैं हमेशा यहाँ दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि कम से कम विश्वविद्यालय के रोड पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद किया जाए हमेशा के लिए, विशेष रूप से सुबह और शाम जब बच्चे आते हैं और जब बच्चे जाते हैं। और इसी के साथ साथ एक और जो बड़ा यहाँ अभाव है शिक्षा में, आप देखेंगे पूरे देश में व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन ये विश्वविद्यालयों में धीरे धीरे इंटीग्रेट की गई, जिससे बच्चों को न सिर्फ जो है जो सामान्य शिक्षा है BA BSc BCom, इसके साथ साथ शिक्षा भी उनके व्यवसायीकरण के लिए, उनके एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, उनको समाज में जाके, देश में जाके, विदेश में जाके अलग अलग तरह के जो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके अनुसार शिक्षित किया जाए, इसकी व्यवस्था नहीं की गई। हमने इस वर्ष कोशिश की है, अपने विश्वविद्यालय से हम लगभग 50 के आसपास नए पाठ्यक्रम प्रस्तावित कर रहे हैं, जिनमें BCA है, BBA है, BJMC है, फूड टेक्नोलॉजी है, फूड प्रोसेसिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, हेरिटेज है, लीगल स्टडीज हैं। इस तरह के पाठ्यक्रम हैं जिनसे कॉमर्स में हम कुछ ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम ला रहे हैं। मैनेजमेंट के लिए भी अभी हमने आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है और कल चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट के साथ हम एक समझौता करने जा रहे हैं, जिससे मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम भी यहाँ शुरू किए जा सकें। आगामी वर्षों में भी हम कुछ और पाठ्यक्रम लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पाठ्यक्रम हम नए शुरू करेंगे हमें अधोसंरचना भी चाहिए होगी, हमको नए अध्यापक भी चाहिए होंगे। और जब ये आएंगे तब मुझे लगता है न सिर्फ छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि उनकी क्वालिटी एजुकेशन भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। और कैंपस का जो स्वरूप, जिस तरह के विश्वविद्यालयों की परिकल्पना छात्र करते हैं, जिनमें उनके सर्वांगीण विकास के सभी साधन सुलभ हों, जिनमें योगा भी हो, प्राणायाम भी हो, जिनमें कैंटीन भी हो, जिनमें उनके मनोरंजन के साधन भी हो, जिनमें पढ़ने के लिए बहुत सुंदर डिजिटल लाइब्रेरी हो, जिनमें कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज हों, जिनमें कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट हो, फ्री उनके पास वाईफाई हो, ताकि पूरी दुनिया के साथ जुड़ सकें। वो जो मूक कोर्सेज हैं, वो जो NPTEL के कोर्सेज हैं, जो हमारे पास पोर्टल्स हैं या जो डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठा सकें और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपने एक कैरियर को संवार सकें, ताकि सही अर्थों में जो बिहार से उच्च शिक्षा में छात्रों का पलायन है वो रुक सके और इस प्रदेश की जो बच्चों का टैलेंट है वो यहाँ उपयोग हो सके। तो ये रोड मैप है जयप्रकाश विश्वविद्यालय को विकसित करने का, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है कि जयप्रकाश विद्यालय अभी फ़िलहाल आय के स्रोत की कमी के कारण अभी परेशानी के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में ज़रूरत है कि राज्य सरकार आय के साधनों को में यहाँ इजाफा करे, सरकार के तरफ से सरकारी मदद मिले, ताकि जयप्रकाश विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य के साथ साथ कर्मियों के जो रिक्त पड़े हुए पद हैं और शिक्षकों के अभाव को पूरा किया जा सके, ताकि ये जो रोड मैप बना हुआ है उसका पूरा फ़ायदा यहाँ के छात्रों को मिल सके। हमारा अगला सवाल है सर कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय की एक बड़ी समस्या रही है यहाँ के सेशन का लेट होना।
इसको दुरुस्त किया जाए, इसको नियमित किया जाए, इसके लिए कोई योजना है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जब मैं आया तो मेरे लिए ये बड़ा दुखद आश्चर्य था कि किसी विश्वविद्यालय में परास्नातक के यानी जो पीजी के सेशन हैं वो 4 साल लेट है। यूजी का सेशन भी 2 साल 2.5 साल लेट था। और आते ही जब मैंने इसकी समीक्षा की अपने शिक्षकों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ, तो उसमें जो मूल समस्या थी वो ये थी कि यहाँ जो परीक्षा का कार्य बाहरी एजेंसियों से कराया जाता था, उन एजेंसियों के साथ जिस तरह का हमारा तालमेल होना चाहिए था, जिस तरह की हमारी व्यवस्था होना चाहिए थी, वो व्यवस्था हमने नहीं बनाई। दूसरा, यहाँ तकनीकी कर्मचारियों का सर्वथा अभाव था, जिससे आप पूरी तरह से परीक्षा, एडमिशन, प्रवेश पत्र देना, परीक्षाओं का संचालन करना, परीक्षाओं के बाद डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग, अंक सूची, टीआर, डिग्री, सबके लिए उन एजेंसीज पर आप निर्भर हो गए। और क्या कारण रहे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पिछले 3 वर्ष से जिस एजेंसी को ये डाटा देना था, उस एजेंसी ने कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट निकाल के वो डाटा अपने पास रख लिया। और इसके लिए क्या प्रयास हुए पूर्व में मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं आया था तो मुझे पता चला कि इस डाटा को प्राप्त किए बिना हम आगामी परीक्षाएं नहीं करा सकते। तो मैंने राजभवन से भी बात की और महामहिम राज्यपाल सह जो हमारे कुलाधिपति हैं, उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया, पूरा मार्गदर्शन दिया और उन्होंने कहा कि आप उससे बात करिए, जो भी लीगल एक्शन लेना है लीजिए। मैंने लगातार कंपनी के साथ, केरला की वो कंपनी थी कोई, उनको बुलाया यहाँ पर, उनसे बातचीत की, बातचीत ही नहीं की बल्कि उनको बताया कि आपने विश्वविद्यालय के लोगों की जो जानकारी ना होने का पूरा लाभ उठाया। ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग, ये 420 है, ये एक संस्थान को धोखा देना है और इसमें हम आपके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। कंपनी के लोग, मैं ज़रूर कहूँगा, काफ़ी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कुछ यहाँ पर जो अपने मीडिएटर्स यहाँ रखे थे, उनकी वजह से उनका कहना है कि ये सारी समस्या आई है। और उन्होंने मुझे वादा किया कि सर, हम यहाँ पर पूरा सिस्टम लगाने को तैयार थे, चूँकि यहाँ पर जानकारी नहीं थी, जानकार लोग नहीं थे, वो हम नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने अभी लगभग 1 महीना पहले हमें मार्च 2023 तक की जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उनका पूरा डाटा दे दिया। ये आपके लिए बड़ा, हम सब के लिए सुखद है। उस डाटा को हमने अपने यहाँ व्यवस्था कराई है कि उस डाटा को लेके छात्रों की चाहे अंक पत्र का निर्माण हो, चाहे टीआर सीट बनाना हो या अन्य जो भी डाटा प्रोसेसिंग का काम है, हम खुद कराएं। यानी कि आगे जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए डाटा प्रोसेसिंग का काम अभी डाटा प्रोसेसिंग का काम हमने खुद कर दिया है। अच्छा। और 3 परीक्षाएं सफलतापूर्वक संचालित करा ली है। यूजी की एक परीक्षा हमारी हो गई है, अभी पीजी 2nd और पीजी 3rd की परीक्षाएं कल समाप्त हो रही हैं। और इन सारी परीक्षाओं के लिए डाटा का जो डाटा प्रोसेसिंग एनालिसिस का जो काम है, इसमें ये पूरा काम हमने अपने कर्मचारियों से कराया है। चाहे रोल नंबर जनरेट करना हो, चाहे छात्रों के जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं वो भरवाना हो, हमने पूरा का पूरा कार्य अपने कर्मचारियों से अभी करवाया है। यानी जेपी विश्वविद्यालय की आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बिल्कुल, कदम बढ़ा रहा है। हमारा ये संकल्प है कि हम आगामी 3 वर्षों में प्रवेश से लेके रिजल्ट निकालने तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे, पूरी तरह से। कुछ हमको निश्चित रूप से कुछ सहयोग लगेगा शुरुआत में, वो हम लेंगे, लेकिन हम किसी दूसरी कंपनी को अपना डाटा नहीं देंगे। उनकी मदद तो ले सकते हैं, लेकिन डाटा अपने पास रखेंगे, प्रोसेसिंग अपनी करेंगे। और हमने रोडमैप बनाया है, जिसको राज्य शासन को भी मैंने बताया है और महामहिम राज्यपाल के यहाँ भी उन्होंने जो समीक्षा बैठक बुलाई थी उसमें भी कहा है। हम 2025 में एक भी हमारा
3 परीक्षाएं जैसे आपको बताया करा ली हैं। इसी महीने के अंत में हम 23-27 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर हमने 4 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया है, उसकी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं पूरी कर रहे हैं। हम 22-24 का जो परास्नातक के हमने एडमिशन इस साल लिए थे, उनकी परीक्षाएं भी हम शुरू कर रहे हैं। और 20-23 का जो तृतीय वर्ष की परीक्षा बची हुई थी ताकि उन लोगों की डिग्री मिल सके, उसकी परीक्षा भी हम मई में ले रहे हैं। इसके तुरंत बाद हम बीएड की परीक्षाएं लेंगे, जो सत्र पूरी तरह से हमारा नियंत्रित है। और इसके साथ ही हम 22-25 का एडमिशन करेंगे और 24-28 का नियमित एडमिशन स्नातक का करेंगे। इसके बाद जो अभी हमने सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं ली हैं, उनकी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की पीजी की परीक्षाएं लेंगे। ये लगातार 15 परीक्षाएं हम दिसंबर तक खत्म करेंगे। तो 2024 में हमारा सिर्फ एक सत्र डिले होगा। हमारा जो स्नातक का 24-28 है पूरी तरह से पटरी पे आ जाएगा। और 2025 जून एक भी परीक्षा, एक भी सत्र ऐसा नहीं होगा जिसकी किसी भी छात्र छात्रा का डिले हो सके। यानी कि जेपी विश्वविद्यालय के सत्र को नियमित करने का, उनको ट्रैक पर लाने की पूरी व्यवस्था, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया। न सिर्फ तैयार कर लिया है, मैंने प्रेस को दे दिया है, मैंने राज्य शासन को जमा कर दिया है और महामहिम के यहाँ भी राजभवन सचिवालय को भी दे दिया है। और हम दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं, जैसे हमारे यहाँ अभ्यास पुस्तिकाएँ नहीं हैं जिनमें हमें बच्चों की इसके लिए हमने टेंडर किया था। और टेंडर में चूँकि नकल विहीन परीक्षा हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। परीक्षा लेने के लिए जो कॉपियों की ज़रूरत होती है प्रैक्टिकल के लिए, परीक्षा के लिए, तो लगभग इस वर्ष हमको 14 लाख कॉपियों की आवश्यकता है। अभी हमारा टेंडर कुछ तकनीकी खामियों की वजह से रद्द हो गया है। हम पुनः उसको टेंडर कर रहे हैं और उसमें ये सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में जो भी फीचर्स पूरे देश में कॉपियों के होते हैं नकल रोकने के लिए, चाहे वो बार कोडिंग हो, चाहे परफोरेशन हो, चाहे और भी व्यवस्थाएं होती हैं, सारे फीचर्स हम उन कॉपियों में लगाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की नकल की संभावना को खारिज किया जा सके। दूसरा अगला सवाल है सर कि बाहर से जो छात्र आते हैं, चाहे उनके मार्कशीट में कोई त्रुटि हुई हो या कोई अन्य जानकारी हासिल करना हो, तो उनको ये पता नहीं चल पाता है कि वो किस जगह हो जाएं, जहाँ की उनको सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएं। या फिर जब कोई किसी मार्कशीट में कोई त्रुटि हुई है तो वो भी उनको ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। तो इस व्यवस्था को बदला जाए, इसमें सुधार किया जाए ताकि छात्रों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़ सके। एक ऐसा सिंगल विंडो हो जहाँ के उनके सारी ज़रूरतों को, सारी जानकारियों को वहाँ वो हासिल कर सके, ऐसी व्यवस्था हो। इसके लिए क्या कोई किसी भी तरह की तैयारी है? देखिए, आपको ये जान के बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि छात्रों की 4 समस्याएं विश्वविद्यालय के साथ मूलतः होती हैं। एक होता है उनको डिग्री लेना जब वो परीक्षाएं पास कर लेते हैं। दूसरा होता है प्रवचन प्रमाण पत्र लेना। तीसरा, दूसरे विश्वविद्यालय में जो छात्र जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के लिए, माइग्रेशन। और चौथा होता है अंक सूची में जो त्रुटियां रह जाती हैं उनको करेक्ट कराना। ये मूल 4 काम होते हैं छात्रों के। इन चारों कामों के लिए हमने बहुत गंभीर समीक्षा करके, क्योंकि इस तरह की सूचनाएं मुझे लगातार मिल रही थी कि यहाँ इन चीज़ों को प्राप्त करने में छात्रों को कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है और एक तरह का कदाचार यहाँ होता है। हमने एक संपूर्ण सिक्योर व्यवस्था डिग्री के लिए तैयार कर दी। आज किसी भी छात्र को डिग्री के लिए यहाँ नहीं आना। ऑनलाइन अप्लाई करिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करिए, 7 दिन के अंदर डिग्री आपकी मिल जाएगी। हमने एक और तय किया है कि जो लोग ऑफलाइन डिग्री लेने आते हैं उनके लिए 3 नंबर काउंटर पे हमने व्यवस्था की है। जिस सीरियल में उनके जमा होंगे उसका रिकॉर्ड होगा, उसी सीरियल में डिग्री प्रिंट होंगी, उसी सीरियल में वेरीफाई होकर साइन होकर डिग्री मिल जाएगी। किसी को भी पहले डिग्री नहीं मिल सकती है सिवाय उन लोगों को जिनको या तो किसी नौकरी में ज्वाइन करना है या जिनका इंटरव्यू है। इसके लिए तत्काल डिग्री की व्यवस्था की है, लेकिन इन प्रमाणों के बिना किसी को भी तत्काल डिग्री नहीं मिल सकती। यही
बात अभी हमने अंक सूची में एक नई व्यवस्था दी है कि कोई भी अंक सूची में सुधार छात्र व्यक्तिगत नहीं आएगा। हम सारी अंक सूचियाँ संबंधित महाविद्यालयों में या परास्नातक विभागों में भेजेंगे। अगर किसी भी की भी अंक सूची में कोई भी परिवर्तन होना है तो छात्र अपने महाविद्यालय में वो आवेदन जमा करेगा। हफ्ते भर के अंदर जितने भी आवेदन होंगे एक दिन निश्चित करेंगे, महाविद्यालय का लिपिक यहाँ आएगा, सारे दुरुस्त कराएगा और वापस अपने यहाँ ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस बात की घोषणा हमने समाचार पत्रों में भी कर दी है, अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया है। तीसरा जो आपने कहा कि छात्र यहाँ भटकते हैं, तो 14 तारीख को कल यानी हमारी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। मैंने अपने परीक्षा नियंत्रक को और जो उनके अधिकारी हैं ऑलरेडी ये निर्देश दे रखा है कि इस हफ्ते विश्वविद्यालय के परिसर के बाहर फ्लैक्स में ये जानकारी होना चाहिए कि किस काम के लिए क्या स्टेप्स लेना है, अंक सूची में परिवर्तन के लिए क्या करना है, डिग्री लेने के लिए क्या करना है, माइग्रेशन के लिए क्या करना है, अन्य का जैसे कन्या उत्थान का काम है वो एक बड़ा काम है, उसके लिए क्या करना है। और बहुत जल्दी हम कुछ नए अधिकारियों की भी नियुक्ति करने जा रहे हैं ताकि ये काम जो हमारे कर्मचारियों की चूँकि बहुत सीमित संख्या है तो जो डिले होता है उसको भी कम किया जा सके। सर, मेरा अगला सवाल पीएचडी शोधार्थियों को लेकर है। सर, पीएचडी शोधार्थियों के जिन लोगों के रिपोर्ट आ गए हैं उनके भी काम पेंडिंग है, तो वो काम सुचारू ढंग से हो, उनका इंतजार खत्म हो, इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए ये भी एक बहुत गंभीर मामला है। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ एक पीएचडी के पूरे जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए 2 संस्थाएं मूल रूप से काम करती हैं। एक डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी जो छात्रों की जो संक्षेपिका होती है, सिनॉप्सिस होती है, एडमिशन से लेके सिनॉप्सिस देखने तक उनकी पूरी थीसिस को मॉनिटर करती है। उसके बाद यहाँ जो रिसर्च सेल है उसमें एक पीजीआरसी हमारे यहाँ बॉडी होती है, वो पीएचडी के सारे नियम कानून को बनाती है और उनके लिए आवश्यक निर्देश देती है। ये किस कारण हुआ? दुर्भाग्य से पूरे देश में पीएचडी के नियम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन घोषित करती है और यूजीसी रेगुलेशन 2016 पूरे देश में लागू है किस तरह से पीएचडी होगी, और उसके बाद 2018 में उसमें कुछ संशोधन किए गए तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 आज की तिथि में पूरे देश में लागू है। इसको लागू कराने के लिए महामहिम राज्यपाल के सचिवालय से 2017-18 में एक पत्र निकला था कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में यूजीसी रेगुलेशन 2016 विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द ईयर 2017-18। Unfortunately, in this university, these rules could not be implemented up to 2022. In 2022 also, they circulated a notice. However, the provisions of UGC regulation 2016 and 18, they were not implemented. इस बात को मैंने पीजीआरसी में रखा प्रमाणों के साथ। तो जो हमारी पीजीआरसी है उसने ये निर्णय लिया कि यूजीसी रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जाना आवश्यक है। ये न सिर्फ हमारी डिग्री पर प्रतिशत लगाएगा बल्कि महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति के लिखित निर्देशों का भी उल्लंघन है। तो हमने एक बड़ी कमेटी बनाई और उस कमेटी से कहा कि किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए अपनी 1 महीने के अंदर अनुशंसाएं दें। वो अनुशंसा मेरे पास 2-3 दिन पहले आ गई है। हम बहुत जल्दी फिर से पीजीआरसी की बैठक बुलाने वाले हैं और उन अनुशंसाओं के आलोक में जो भी पीजीआरसी निर्णय लेगी उसको लागू करके जो भी अभी टेम्पररीली पॉज है, क्योंकि निश्चित रूप से जब तक निर्णय नहीं आ जाए तब तक इस मामले में किसी को भी छूट देना ठीक नहीं है। लेकिन आप विश्वास मानिए, हम कोशिश करेंगे कि जिन छात्रों का भी पीएचडी में प्रवेश है उनको किसी तरह की तकलीफ न हो,
भले ही करना पड़ रहा हो, लेकिन उनकी समस्याएं आने वाले दिनों में दूर होंगी और वो उनके हित में होंगी। इसके बिल्कुल। लिए विश्वविद्यालय पूरा प्रयास कर रहा है। गाँव न्यूज़ में आपने जुड़कर हमारे छपरा के हमारे इस विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए इतना वक्त दिया, इतनी ज़रूरी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।